हाँ गाइस, आपके साथ मैं आजाद सर एट इंस्पायरल कोचिंग ऑफ आजाद सर एट मारेगा। मैं आपके साथ क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और हमारा टारगेट अब की बार उत्तर प्रदेश टॉपर का हमारे साथ पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना कि काली रात सिर्फ उन लोगों के लिए होती है, काली रात सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिन्हें मेहनत की मोमबत्ती जलानी नहीं आती, जिन्हें मेहनत की मोमबत्ती जलानी नहीं आती। तो मेरे रसगुल्लो मेरे साथ देखो कि मैं आपके सामने क्लास 10 और केमिस्ट्री इसकी चेतावनी है कि रटना मना है। मैं नोट कर देता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन रटना मना है, ये आपके लिए क्या है? तो चेतावनी, बड़ी सावधानी बरतें इससे। क्लियर गाइस? तो जैसा कि पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो सबसे पहले हमें इसमें इन शब्दों को ही एक गहन तरीके से समझना है, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, तो रासायनिक का मतलब समझिए। सबसे पहले रासायनिक क्या होता है? रासायनिक जिसे अंग्रेजी में केमिकल लिखा है, तो यह एक प्रकार का परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन। क्लियर? यह एक प्रकार का परिवर्तन है और यह परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक। कौन कौन से? भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन के बारे में आप बहुत अच्छे से समझते हो। अगर कोई आपका कागज का पेज है, अगर वो फट जाता है, फिर आप उसे जोड़ सकते हो, जो था वो आप पुनः फिर से प्राप्त कर सकते हो, तो वो एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। अब रासायनिक की बात करते हैं। रासायनिक क्या है? यह परिवर्तन है जिसमें कि आपका नया उत्पाद मिलता है। अगर यही कागज आपका जल गया होता तो क्या जली हुई राख से आप कागज पुनः प्राप्त कर सकते हो? नहीं। तो ये आपका रासायनिक का मतलब है। किसका मतलब है? रासायनिक। तो रासायनिक क्या है? यह एक परिवर्तन है, यह केमिकल चेंजेस है। क्लियर? अभिक्रिया क्या होती है? जो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, जो रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाता है, उसको ही अभिक्रिया कहते हैं। आपकी अभिक्रिया हो गई, उसमें क्या हो गई? रिएक्शन हो गई, वो अभिक्रिया टेक प्लेस कर गई, ठीक है ना, जिसमें आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। क्योंकि एक परिवर्तन है और एक परिवर्तन क्या किसको लीड कर गया? अभिक्रियाओं को। एवं समीकरण, इसी रासायनिक अभिक्रिया को लिख देना, इसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना क्या कहलाता है गाइस? समीकरण। लेकिन ध्यान रखना, लिखने के लिए हम समीकरण इस तरीके से तीर लगा के लिखेंगे। किससे लगाएंगे? तीर लगा के। तो जैसा कि हम इसका मतलब समझ गए, रासायनिक क्या होता है? एक प्रकार का परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे। और इसमें क्या रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसमें क्या घटित होगी? अभिक्रिया। क्या घटित हो जाएगी? अभिक्रिया। और इसी चीज को लिखना क्या कहलाता है? समीकरण। समीकरण लिखते समय हम इस तीर का यूज करेंगे। तो गाइस, आप थोड़ा सा चर्चा कीजिए कि अपने दैनिक जीवन में आपने क्या क्या देखा। जैसे कि कुछ परिस्थितियों पर विचार करो। क्या आपने गर्मियों के दिनों में, गर्मियों में कमरे के ताप पर, कमरे का ताप, ये शब्द आपको बेसिकली ध्यान रखना है। कमरे का ताप, कमरे का ताप जिसे हम रूम टेम्परेचर है। तो कमरे के ताप पर आपने कभी दूध को खुला छोड़ा है? खुला छोड़ दिया हो तो बांध के रख लेना, है ना। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। खुला छोड़ने का मतलब है जो कमरे का ताप था, रूम टेम्परेचर था, इसका मतलब वातावरण में जो तापमान था वही रहने दीजिए। ना तो आपको उसे फ्रिज में रखना है, ना ही आपको आग जलानी है, कुछ नहीं करना। जो वातावरण का तापमान है उसी को हम रूम टेम्परेचर, कमरे का ताप कहते हैं। अगर आपने अपना दूध खुला छोड़ दिया होगा, यूं ही छोड़ दिया होगा, कुछ नहीं किया होगा, कोई परिवर्तन नहीं किया होगा, तो वो जल्द ही खराब हो गया होगा। जैसे कि गर्मियों में अगर आपने उसे फ्रिज में नहीं रखा होगा और जाड़ों में आपने गर्म करके नहीं रखा होगा, तो उसमें एक क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। वो परिवर्तन कैसा था? रासायनिक था, अभिक्रिया हो गई। इसी चीज को लिख देना क्या कहलाता है? समीकरण। जैसे कि दूध
कमरे के ताप पर था, कमरे के ताप पर ही बना रहा, काफी लंबे समय के बाद उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई और वो खराब हो गया। ये घटना आपने देखी होगी। या दूसरी घटना देखिए, लोहे का आपका तसला है, कील है, लोहे की कोई वस्तु है, उसको आपने इसमें छोड़ दिया आर्द्र वायुमंडल में। कौन से मंडल में? आर्द्र वायुमंडल, जिसे आर्द्र को ह्यूमिडिटी कहते हैं, नमी। तो गाइस इसमें भी एक परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन रासायनिक होगा, अभिक्रिया होकर क्या हो जाएगी? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा और उसमें जंग लग जाएगी। ऐसे इस तरीके से आपका आर्द्र वायुमंडल भी शब्द आपको ध्यान रखना है। अगला देखा होगा आपने, अंगूर देखे होंगे, और अंगूर में आपने काफी लंबे समय तक इनको भी रखा, छोड़ दिया, या फिर इनका तो हम करते हैं, खुद कराते हैं, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन अंगूर का कराते हैं, जिससे आपकी बियर, रम, विस्की जो भी आपकी पेययुक्त पदार्थ आपके बनते हैं, सड़ा गला का, ठीक है ना, किण्वन कहलाता है। और इसी के साथ इसमें किण्वन आपका, आपने बहुत अच्छा सुना होगा, सिरका जिसे हम विनेगर कहते हैं, ये भी किण्वन अभिक्रिया, गन्ने के रस को काफी लंबे समय तक एक डबकी में जमीन में गाड़ दिया जाता है, तो वहां भी एक किण्वन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो सबसे पहले कमरे के ताप पर क्या किया था आपने? दूध, आर्द्र वायुमंडल में लोहे की वस्तुएं और किण्वन में अंगूर या फिर आपका गन्ने का रस। उसके बाद हमने क्या किया? खाना खाया। क्या खाना? या फिर हमने खाना पचा लिया या खा लिया या बनाया, तो ये भी आपका कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। कैसा है? और हमारे शरीर में खाना पच गया, तो ये भी आपका कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और आपने फिर सांस ले ली, तो सांस लेना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये प्रक्रम आप बैक वापस नहीं कर सकते। तो गाइस इतनी सारी परिस्थितियां ये सब देखी, ये सारी परिस्थितियां आपकी कैसी थी? रासायनिक अभिक्रियाएं थी। इसी चीज को लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया होगी। देखिए एक इसमें क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप आपसे ये कहना चाह रहा है कि इसमें आप मैग्नीशियम का रिबन लो और उसको थोड़ी, उसको धूल मिट्टी गंदगी या फिर एक परत चढ़ी आती है, उस परत को एक रेगमाल से रगड़कर साफ कर दो। अब आपने मैग्नीशियम के रिबन को उसको जला दो, बर्न करो। तो मैग्नीशियम के रिबन को जब आपने जलाया, जलाने के बाद जो आपको राख मिलेगी, श्वेत लौ के साथ जलेगा, और जो राख मिलेगी वो राख आपकी मैग्नीशियम के ऑक्साइड की होगी। इसमें आपने दहन करा दिया, उसका क्या करा दिया? दहन करा दिया। अब वो जो राख है वो आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। ठीक है ना? तो इसमें क्रियाकलाप पहले की जो आपका, इसे मैं बताता हूँ शॉर्ट में, ये आपने मैग्नीशियम लिखा, ये ठोस अवस्था में था, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, ये भी आपकी गैस है, ये आपने एरो लगाया, ये अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक, अभिकर्मक या अभिक्रियक या रिएक्टेंट कहते हैं। क्लियर ना? या तो अभिकारक, अभिकर्मक, अभिक्रियक या अंग्रेजी में तीनों को रिएक्टेंट कहते हैं। क्लियर? अब मैग्नीशियम, ऑक्सीजन O2 क्यों है, इसकी वजह हम सिखाएंगे कैसे है कैसे नहीं है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये संतुलित नहीं है, संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ मैग्नीशियम, आप ऑक्सीजन 2 है तो 2 कर दीजिए, ठीक है ना, और ये आपका मैग्नीशियम आपकी संतुलित हो गई। क्लियर? लेकिन इस तरह से आपको याद नहीं करनी है 2Mg+O2, 2Mg+O2 तीर लगा के 2O ऐसे करके याद नहीं करना है, 2MgO इस तरीके से नहीं याद करनी है। समझना है मैग्नीशियम का दहन कराया ऑक्सीजन के साथ, ये बना, बाद में संतुलित करना एक चुनौती है और इसको आप स्वीकार करिए। ठीक है ना? तो ये आपका पहला क्रियाकलाप था जो कि आपका इसमें मैग्नीशियम का दहन कराया, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। हाँ जी गाइस, तो अभी हमने पहला क्रियाकलाप देखा। अब हमारा क्रियाकलाप नंबर 1.2, क्रियाकलाप 1.2। एनसीईआरटी की डिक्टो एक एक लाइन पढ़िएगा, वीडियो देख रहे हो अच्छी बात है, और एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़नी है। इसमें ये कह रहा है कि आप एक परखनली ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब ले लो, ट्यूब ले लिया हमने, और उसमें लेड माने तो शीशा, पीबी, जिसको आप लेड या शीशा बोलते हो। ये ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है गाइस, ठीक है ना। और आपने लेड नाइट्रेट का घोल लिया,
लेड नाइट्रेट। अब नाइट्रेट क्लियर। अब नाइट्रेट NO3 PbNO3। अब लेड जो है NO3 को PbNO3 का होल ट्वाइस, ये सब बता देंगे कैसे करके गिनतियां वगैरह आ रही है। लेड नाइट्रेट क्लियर, PbNO3 का होल ट्वाइस। और इसकी अभिक्रिया आपकी पोटेशियम आयोडाइड के साथ करानी है। किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा? लेड आयोडाइड। क्या मिलेगा? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट क्या मिलेगा? पोटेशियम नाइट्रेट क्लियर, KNO3। इस तरीके से ये अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पे आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्रियाकलाप 1.3 है। कौन सा है? 1.3। तो इस 1.3 में आपको एक शंकु के आकार की कॉनिकल फ्लास्क लेना है और उसमें आपको या पर्खनली ले लीजिए, दानेदार जिंक लेनी है। क्या लेनी है? जिंक। दानेदार होती है जिंक, धातु है ये ठोस अवस्था में। और इसमें आपने तनु या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा? आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और यहाँ पर ZnCl और ये बैलेंस कर दिया क्लियर। तो अभी हमने 3 क्रियाकलाप लिए और तीनों क्रियाकलाप में आपने क्या देखा? या तो अवस्था पर परिवर्तन हुआ, ठीक है, या रंग में परिवर्तन हुआ, या गैस निकली, या फिर तापमान में परिवर्तन हुआ। तो ऐसा कुछ होना ये क्या घटित करता है कि रासायनिक प्रक्रम चल रहा है। ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन क्लियर है। इन एक भी रिएक्शंस को आपको रटना नहीं है, बट चीजों को समझना है, डायरेक्ट नहीं रटना है। बार बार आपसे कहता हूँ, बस मैंने अभी आपको रासायनिक जो प्रक्रम है, रासायनिक अभिक्रिया है, एक रासायनिक परिवर्तन बता दिया। इनमें रासायनिक परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। मेरा अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण देखिए, देखिएगा अगला रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो गया, रासायनिक समीकरण की बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर आपस में अभिक्रिया करके क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें अभिकारक कौन कौन थे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और जो उत्पाद कौन से? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब रासायनिक समीकरण को लिखते समय ये सब आप जानते होंगे कि बायां कौन सा होता है, दायां कौन सा होता है, लेफ्ट राइट अच्छे से समझते हो। तो एक लाइन याद रखना कि दायां टेढ़ा नहीं सीधा होता है, क्योंकि हम दायां टेढ़ा कभी कभी बोल देते हैं, वो गलत हो जाता है, लोग हमें दिक्कतें प्रोवाइड करते हैं। तो उससे बचिए, सचेत रहिए। तो दायां आपका टेढ़ा नहीं सीधा होता है, ये दायां हाथ है और ये सीधा अपने आप में दायां सीधा है और टेढ़ा अपने आप में कैसा है? राइट लेफ्ट इंग्लिश में अच्छे से आपको आते हैं। तो इसमें ये चीज देखनी है कि इसको लिखते समय आपका एक तरफ अभिकारक होते हैं और एक तरफ क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। और अगर अभिकारक आपके एक से ज्यादा हैं तो प्लस का चिन्ह लगा के लिख दो, अगर उत्पाद एक से ज्यादा हैं तो उनको भी प्लस का चिन्ह लगा के लिख दो, ठीक है ना। तो अभिकारकों के बीच हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं और ये बाईं ओर लिखे जाते हैं, LHS बोला जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। और उत्पादों को दाईं ओर लिखते हैं, उत्पाद दाईं ओर को लिखा जाता है, राइट हैंड साइड क्लियर ना। इस तरीके से तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमें लिख तो देते हैं, उसके बाद एक संतुलित करना एक चुनौती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। रासायनिक समीकरण का जो संतुलित करने का महत्व है कि क्यों संतुलित किया जाए, तो इसे किया जाए द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान को अगर कहीं भी संरक्षण आ गया तो वो तो कंजर्व है, उसको ना तो हम बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होगा और ना ही विनाश, ना तो हम उसे बना सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब गाइस ये बताओ, इधर इसका वजन कितना है? 32, इधर O का वजन 16 ही रह गया, या फिर इधर 32 और इसका जोड़ो दोनों का तो कम ज्यादा से इसको संतुलित द्रव्यमान आपने कम कैसे कर दिया या बढ़ा कैसे दिया? ये तो पॉसिबल है नहीं। और आप कहते हो मैं तुझे खत्म कर दूंगा, आप कुछ नहीं खत्म कर सकते हो, ना तो आप कोई चीज खत्म कर सकते हो नष्ट, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हो। तो आपको बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा और ये 2, अब आपका इधर Mg2 भी है, उधर भी 2 है, इधर वो 2 है तो उधर भी वो 2 है। तो यहाँ से आपकी रासायनिक समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया।
तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समान। इसलिए हम इसे कंकाली समीकरण को, जो अभी हमने लिखा था वो हमारा कंकाली समीकरण था। क्लियर? ये आपका था सबसे पहले समीकरण। आप कंकाली समीकरण को समझिए तो कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कंकाली समीकरण 2 नंबर 1 नंबर में ही पूछ ले कंकाली समीकरण क्या है, तो बड़े आसानी से आप लिख के आ सकते हो। क्लियर गाइस? इसके बाद आपने जिंक लिखा था, जिंक की अभिक्रिया या फिर आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई थी या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई थी, तो ये तो अपने आप में बैलेंस ही थी। और भी कोई भी बैलेंस अभिक्रिया आप ले सकते हो और उसको बैलेंस कर सकते हो। जैसे कि लोहे पर जंग लगने वाली बैलेंस कैसे किया जाए, Fe और ये आपका क्या है, जल है भाप के रूप में, ये आपका ठोस है। तो जब लोहे पर जंग लगती है तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे इसका ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? ऑक्साइड Fe3O4 ये बनता है। अब इसको संतुलित करना है भाई आपको घर से, और संतुलित करने के लिए आप बड़े आसानी से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हो। इधर लिखोगे अभिकर्मक या अभिकारक, शॉर्ट में लिख देते हैं रिएक्टेंट, और इधर लिखा आपने प्रोडक्ट। क्लियर? कौन कौन है इसमें? Fe है, और कौन है? H है, और कौन है? O है, और कोई नहीं है ना। इधर Fe कितना है? 1, उधर कितना है? 3, इधर H कितना है? 2, उधर कितना है? 2। क्लियर? इधर O कितना है? 1, उधर O कितना है? 4। इस तरीके से हम आप सबसे बड़ी संख्या को ढूंढिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या को ढूंढिए और सबसे बड़ी जो संख्या है उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। क्लियर? तो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे Fe इधर कितना है? 3 है, तो उधर कितना है? उधर आपका इसमें 3 का गुणा यहाँ कर दीजिए, ये किया Fe बैलेंस तो हो गया। अब आपका इधर H कितना है? 2 है, इधर के H कितना है? 2 है, उधर 2 है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। पर इधर O कितना है? इधर O कितना है? 1, उधर कितना है? 4। अगर आप यहाँ 4 से गुणा करोगे तो Fe क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पर 4 से गुणा करो तो O क्या हो जाएगा? 4 ही रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें क्या है? सबसे बड़ा आपका क्या है? सबसे बड़ा अभी रुके, सबसे बड़ा आपका ये है, इसमें इसे यहाँ से शुरू कर दीजिए। इधर इसमें 4 से गुणा हो गया, ये 8 हो गए, कितने हो गए? 8। तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दो, ये भी बैलेंस हो गए, O भी बैलेंस हो गया, Fe ये थी। तो जो सबसे बड़ा है उसको पकड़ लीजिए। इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके जरिए से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा देखना है, ठीक है ना? क्लियर? देखिए आप संतुलित करना सीख लिए किस तरह से, बस आपको इसी तरह से लिखना है और लिखने के बाद सबसे बड़े संख्या ढूंढ के उसको पहले संतुलित करिए, बैलेंस कर दीजिए, और तरीके से आप उसको संतुलित करना चाहिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे आप बहुत अच्छे बनते चले जाओगे। क्लियर? कभी कभी क्या होता है कि अभिक्रिया की परिस्थितियों में जो अभिक्रिया है, जैसे कि मान लीजिए ताप हुआ, दाब या उत्प्रेरक को भी तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जहरीली गैस है। एक और कोई जहरीली गैस आपको पता हो, जैसे फॉस्जीन भी आपकी जहरीली गैस है, जिसने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया। बट ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया अपने आप ऐसे करेगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपको दाब दिखाना पड़ेगा कि दाब जो 3 तो जाली, दाब को एटीएम में नापते हैं, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ जाके आपका एथेनॉल बन जाएगा, मेथेनॉल। क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। ये कार्बन मोनोऑक्साइड था, क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका हाइड्रोजन है, ये भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये आपका क्या बन गया? मेथेनॉल मिल गया, बन गया, ठीक है ना? मेथेनॉल। पढ़ना भी सिखाएंगे इसे, मेथेनॉल ही क्यों पढ़ेंगे, ठीक है ना? इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कोई भी रिएक्शन उसमें ये भी लिखना पड़ता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण की फोटो, और आपका ये जल, इसको किस किस की जरूरत है? जल की, और यहाँ सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, और यहाँ क्लोरोफिल, इनकी ही उपस्थिति में ये पेड़ों की पत्तियों में होने वाली अभिक्रिया है और रासायनिक अभिक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड आपसे प्राप्त की, जल उनके पास, जड़ों के पास था, क्योंकि ऊपर पहुंच गया जाइलम टिश्यू के द्वारा। क्लियर ना? जाइलम ऊतकों के द्वारा पत्तियों के तक पानी पहुंच गया पेड़ों में। क्लियर? अब यहाँ पे जाके क्या बनेगा? आपका ग्लूकोज बनाएंगे, C6H12O6, इसके साथ O2 बनाएंगे, ठीक है ना?
और जल का भी निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं? जल का। जो कि जल, ये वाला जल आपका बाष्पीकरण होकर भाप बनकर उड़ जाएगा पत्तियों से। अब इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ इस जगह 6 12 बैलेंस करते हैं और यहाँ पर 6 और 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बैलेंस होगी। क्लियर ना? अब देखें, अब इसका भोजन बन गया, फिर से ये पानी मांगेगा जड़ों से। जड़ इससे कहेगी नहीं पहले भोजन हमें दो, तो भोजन फ्लोएम ऊतक के द्वारा पूरे पेड़ के भाग में पहुंच जाएगा। फिर से जाइलम ऊतक क्या ले जाएंगे? पानी को ऊपर ले जाएंगे। क्लियर? देखिए इसके बाद आपके आंतरिक प्रश्न है, इंटेंस क्वेश्चन है आंतरिक प्रश्न, एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 पर। ये आपका होमवर्क रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन गाइस आपका मुझे पता है, क्योंकि ये है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम इवन को साफ क्यों करते हैं? तो मैंने बताया था एक परत होती है धूल गंदगी सबको हटाने के लिए, जिससे आसानी से जल जाए। इसी तरह से आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? संतुलित। जैसे पहले कह रहा है आपका हाइड्रोजन होता है H2, अगला कह रहा है क्लोरीन, फिर तीन लगा के हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl होता है। अब इसे संतुलित करना है, तो ये दो का गुणा कर दो, संतुलित हो गया, क्योंकि ये दो है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl ही क्यों होता है? इसके लिए देखते रहिए हमारा चैनल, हम आपको जल्द ही लेके आएंगे आगे अगला टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और इसके बीच में आपको बताऊंगा कि कैसे केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें, और डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से हाई स्कूल हमारा टारगेट अब की बार उत्तर प्रदेश टॉपर पार, और वो हम करा के मानेंगे। ठीक है, क्लियर गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में।